चलो बेटा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल वी आर स्टार्टिंग विद इस कार्बोहाइड्रेट। आपका एक और बायोमोलिक्यूल है, 5 बायोमोलिक्यूल में से जो एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ना है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह क्या करेंगे बेटा, इस वर्ड को स्प्लिट कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट में 2 वर्ड मिलेंगे आपको, एक हो गया बेटा कार्बन, दूसरा हो गया हाइड्रेट। सो सिंपली आप सबसे पहली लाइन क्या लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कि इसमें जब कार्बन होता है, कार्बन में हाइड्रेट, हाइड्रेशन यानी कि वाटर जोड़ दिया जाता है, कार्बन में वाटर जोड़ दिया जाता है। एंड ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इज n, तो अगर कार्बन n है तो इसमें कितना वाटर जोड़ देंगे हम, इसमें हम वाटर जोड़ देंगे n। तो ये n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन हैं आप उसमें एक एक वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ते जाओ तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, इसी को आप एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, CN। अब H2 को बाहर निकाल दीजिए तो H2N एंड ON। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें कि भाई हम जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, इस हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट्स को कहाँ कहाँ रख सकते हैं बेटा, उस हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को आप एक तो ऑर्गेनिक बोलोगे। कार्बोहाइड्रेट्स इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अब ये हम कैसे बताएं कि माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये दोनों हो सकते हैं। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट वर्ड जब बोला जाता है तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, जैसे कि समझना कार्बोहाइड्रेट, अभी हम ये डिटेल में करेंगे पर एक बार आपको माइक्रो मैक्रो समझाने के लिए शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, या ऐसे कह लो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और एक होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है बेटा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो 3 टाइप के हो गए। मैं 2 टाइप इसलिए कह रही थी कि एक तो मोनोमर होता है बेटा, बाकी सब पॉलीमर होते हैं, पर पॉलीमर में भी छोटी चेन है तो ओलिगोसैकेराइड और बड़ी चेन है तो पॉलीसैकेराइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोनो मतलब जस्ट 1 यूनिट अगर होगा बेटा तो आप मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ओलिगो वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब 2 to 10 यूनिट्स हो, 2 to 10 यूनिट्स हो तो ओलिगोसैकेराइड। एंड बहुत सारी या 10 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, मैनी यूनिट्स जो मिल के एक चेन बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। अच्छा, एक जब यूनिट होती है तभी तो आप क्या कहते हो, एक यूनिट को ही तो मोनोमर कहते हो, एक यूनिट होती है तो मोनोमर कहते हो। बाकी एक से ज़्यादा हो गए तो आप क्या बुलाओगे बेटा, पॉलीमर बुलाओगे। ये भी पॉलीमर हो गया, ये भी पॉलीमर हो गया। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप कार्बोहाइड्रेट सुन के नहीं बता सकते कि ये मोनोमर है कि पॉलीमर है। अगर वो मोनोसैकेराइड है तो मोनोमर है, अगर ओलिगो या पॉलीसैकेराइड है तो फिर बेटा पॉलीमर है। तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर भी होते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड, और पॉलीमर भी होते हैं जैसे कि ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड। अब इनका साइज तो छोटा होता है, अगर मोनोमर है या फिर ओलिगोसैकेराइड है जिसमें 2 से 10 ही यूनिट्स हैं तो इनका साइज छोटा होता है बेटा। ये क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। इनका भी साइज छोटा, ये तो एक ही यूनिट है, और ये भी बहुत छोटी सी चेन है तो ये भी क्या होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन बेटा इनका साइज बड़ा होता है पॉलीसैकेराइड्स का, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट सुनते कैसे बताओगे, आपको पूछना पड़ेगा कि इसके बारे में पूछा जा रहा है या इसके बारे में या इसके बारे में, तब आप बता पाओगे। और इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हो कि ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, एंड ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं जैसे कि बेटा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब माइक्रो बायोमोलिक्यूल अगर है तो आप ही सोचो कहाँ पर मिलेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल तो कहाँ पर मिलते हैं, फिल्ट्रेट में मिलते हैं, तो ये फिल्ट्रेट में आएगा, ये फिल्ट्रेट में आएगा बेटा। ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये भी फिल्ट्रेट में आएगा, और ये वाला किस में आ जाएगा, रेटेंटेट में। इसका साइज बड़ा है, ये नहीं छन पाएगा। एंड इसीलिए आपसे जब पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स किस में आते हैं तो आप बोलोगे कुछ फिल्ट्रेट में आते हैं, यानी कि कुछ एसिड या वाटर सॉल्यूबल होते हैं जो छन जाते हैं जैसे कि आपका मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, और कुछ रेटेंटेट में आते हैं। रेटेंटेट क्या होता है बेटा, एसिड
इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये क्या होता है, एसिड या वाटर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो छन नहीं पाता, ठीक है, उसमें आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पूछेगा तो हम ये सारी चीज़ें बताएंगे कि सभी ऑर्गेनिक हैं, पर कुछ मोनोमर होते हैं, कुछ पॉलीमर, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल है, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ फिल्ट्रेट में आते हैं, कुछ रेटेंटेट में आते हैं, कुछ एसिड सॉल्युबल है और कुछ एसिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, और फिर इनका परसेंटेज होता है अपना सेल में। ठीक है, अब हम आते हैं कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, जिससे हमको पता चलता है बेटा कार्बोहाइड्रेट को ही सैकराइड्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड। इन्हीं को हम और क्या कह देते हैं, सैकराइड कह देते हैं। और तो और बेटा हम इनको ऐसे जनरली तो शुगर्स भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, बट ध्यान देना कि ये जो होता है ना मोनोसेकेराइड, ये शुगर होता है, ये स्वीट इन टेस्ट है। ओलिगोसेकेराइड भी शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है, बट शुगर मतलब ये हो गया स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसेकेराइड आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, बट बेटा पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये नॉन शुगर्स होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉन शुगर्स। ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक यूनिट तैयार करेंगे। एक बार आपने एक यूनिट तैयार कर ली तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस यूनिट्स जोड़ते जाना है, बीच में से डिहाइड्रेशन करते जाएंगे, बॉन्ड बनाते जाएंगे यूनिट्स के बीच में, और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोनोसेकेराइड कैसा मॉलिक्यूल होगा, तब हम उसको मोनोसेकेराइड बुलाएंगे। कैसा मॉलिक्यूल होगा तब वो एक कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, देखो इसको मान लो इसमें 50 यूनिट्स हैं, 2 लाख यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स हैं, कितने भी, उनको तोड़ोगे तो आपको छोटी छोटी चेन मिलेगी। छोटी छोटी चेन को तोड़ोगे तो और आप डिहाइड्रेशन करके, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस करके मोनोसेकेराइड बना सकते हो। पर एक किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को आपको कार्बोहाइड्रेट कहने के लिए कम से कम मोनोसेकेराइड होना चाहिए, यानी कि आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड कांट बी can't be hydrolyzed further। हम इसको और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बेटा, can't be hydrolyzed further। तोड़ दोगे, अगर तोड़ भी दिया तुमने इसको तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, फिर इसके बाद अगर ब्रेक डाउन करोगे तुम तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। अभी समझते हैं कैसे। मोनोसेकेराइड्स हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, अपनी हेडिंग है मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, यही मोनोसेकेराइड है बेटा जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, ये जस्ट 1 यूनिट है, ये मोनोमर है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की किसी की भी चेन बनानी है तो आपको मोनोमर लगाना पड़ेगा, मोनोसेकेराइड। इसी का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2nOn। बाकी तो हम इन्हीं फार्मूलाज को जोड़ते जाएंगे। अब देखो किसी भी चीज़ को मोनोसेकेराइड कहने के लिए एक तो इसमें कार्बन नंबर की बात हो रही है, यानी N की बात हो रही है। N इज द नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ कार्बन है N, ये 3 से शुरू होकर 7 तक हो सकता है, 3 to 7। तो तुम बोलोगे मैम 1 क्यों नहीं। देखो एग्जाम्पल, अगर तुमने N1 रखा तो फिर ये फॉर्मूला आएगा CH2O। ठीक है, अगर तुमने N2 रखा तो ये फॉर्मूला आएगा C2H4O2। और इन दोनों के पास ही बेटा कार्बोहाइड्रेट के पूरे लक्षण नहीं हैं। कैसे, पूरे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे देखो किसी को कार्बोहाइड्रेट कहने के लिए आपने नंबर रख दिया, अब किसी को कार्बोहाइड्रेट कहने के लिए उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके पास बेटा एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होगा और या फिर बेटा कीटोन होगा। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो आप उस कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज बुलाओगे, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो आप उसको कीटोज बुलाओगे। ठीक है, यानी कोई कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड, कोई मोनोसेकेराइड एल्डोज हो सकता है, कोई मोनोसेकेराइड कीटोज हो सकता है। अगर किसी मोनोसेकेराइड के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोज। पर इन दोनों में से कोई एक होना बेटा ज़रूरी है, कोई एक होना बिल्कुल ज़रूरी है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा जो ग्लूकोज होता है बेटा अपने पास, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन फ्रक्टोज के पास बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ में आ रही है बात? तो ग्लूकोज क्या हुआ, एल्डोज शुगर हुआ, और फ्रक्टोज क्या हुआ, कीटोज शुगर हुआ। ठीक है, एक और चीज़ जो होनी चाहिए आपको किसी को भी कार्बोहाइड्रेट कहने के लिए, वो है पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन। पॉली मतलब मोर देन वन तो होगा ना बेटा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप किसको कहते हैं, OH को, यानी कम से कम 2 OH ग्रुप चाहिए, मिनिमम आपको 2 OH चाहिए। अब OH लगाओगे किस कार्बन पे, सो मिनिमम आपको 2 कार्बन तो इसके लिए चाहिए, OH लगाने के लिए। समझना बात को, 1 कार्बन तो कम से कम आप फंक्शनल ग्रुप लगाने के लिए रखोगे, यहाँ पर हो गया मिनिमम 1 कार्बन, और कम से कम 2 OH लगाना है, उसके लिए आपको 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन और कम से कम 1 कार्बन, तो कम से कम 3 कार्बन हुआ या नहीं हुआ बेटा? अगर आप CH2O या C2H4O2 को देखेंगे तो इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन है। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन लगाने के बाद, मान लीजिए आपने 1 कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोन तो रख ही नहीं सकते, कीटोन के लिए तो कम से कम वैसे भी 3 कार्बन चाहिए। मान लीजिए आपने इसको एल्डिहाइड कर दिया, तो अब 2 OH कहाँ लगाओगे, कार्बन ही नहीं बचा, तो ये फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन नहीं है, इसलिए बेटा ये आपका मोनोसेकेराइड नहीं कहलाएगा। सिमिलरली इसमें 2 कार्बन है, मान लीजिए एक पे आपने एल्डोज रख दिया, कीटोन आप फिर से नहीं रख सकते, कीटोन होने के लिए ही मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। तो अगर आपने इस पे एल्डिहाइड रख दिया तो एक बचे हुए कार्बन पे आपने OH रख दिया, बट स्टिल पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं हुआ, तो हम उसको मोनोसेकेराइड नहीं कहेंगे। इसीलिए हमने काउंटिंग यहाँ पर 3 से स्टार्ट की है। ठीक है, अब मान लो n = 3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O3, और इसको n = 3 को हम कहते हैं बेटा ट्राइयोज शुगर। अगर कार्बन नंबर 3 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइयोज बोलेंगे। सिमिलरली बेटा अगर n = 4 है तो हम इसको क्या, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H8O4, और आप इसको बुलाओगे टेट्रोज, अगर n = बेटा 5 है तो फॉर्मूला C5H10O5, और इसका नाम होता है बेटा पेंटोज, इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। फिर आते हैं n = अगर 6 है तो C6H12O6, ये कहलाता है बेटा हेक्सोज शुगर, जिसमें कार्बन नंबर 6 है। n = 7 तो फिर C7H14O7, इसको बुलाते हैं बेटा हम हेप्टोज बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन नंबर के हिसाब से, अब तुम बोलोगे मैम 7 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, बट उसके बाद रिंग स्टेबल नहीं होती है, हिंड्रेंसेस आने लग जाते हैं, तो 7 तक ही स्टेबिलिटी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल n = 5 में देखो, कोई तो शुगर होगा जिसका फॉर्मूला ये होगा, कोई तो मोनोसेकेराइड होगा। जैसे बहुत सारे में से एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राइबोज शुगर। राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है। राइबोज क्या है बेटा, राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसेकेराइड है जिसमें कार्बन नंबर 5 है, तो उसका फॉर्मूला C5H10O5 है, और वो पेंटोज शुगर है। ठीक है, जैसे n = 6 में बेटा आता है एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये जैसे ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, दोनों का ही n = 6 है, दोनों ही क्या कहलाएंगे, हेक्सोज, दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6 है। तो तुम बोलोगे मैम इसमें अंतर क्या है, इसके फंक्शनल ग्रुप का अंतर है बेटा, ये भी C6H12O6 है पर एल्डोज है, और ये भी C6H12O6 है पर ये कीटोज है। ठीक है, दोनों में कितना, एक एक कार्बन चला गया तो 5-5 आपके कार्बन किस में यूज हो जाएंगे, OH में, तो 5 OH हो जाएगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन हो गई। समझ में आ रही बात? तो हर शुगर को आप बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर शुगर हेक्सोज n के हिसाब से क्या है, इनमें से वो पर्टिकुलर शुगर एल्डोज है या कीटोज है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन तो होनी चाहिए, और इस फॉर्मूला में तो फिट होना ही चाहिए, कार्बन नंबर के हिसाब से आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम कार्बन नंबर में आप अलग अलग बनाते हैं एल्डोज या कीटोज, उसके हिसाब से ये होता है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, अब जैसे मान लो n = 6 है, C6H12O6 हेक्सोज है, पर हेक्सोज में ये जो ग्लूकोज है ये एल्डोज है, इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा आता है। मान लो मैं आपको लिख के दूं यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पर
फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ग्लूकोज क्या है बेटा, C6H12O6 हेक्सोज हो गया, पर हेक्सोज के साथ साथ ये क्या है, एल्डोज है। और इसका फॉर्मूला कैसे, ये कैसे आ जाएगा, C, आप 6 कार्बन की सीधी चेन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इधर रख दीजिए आप CHO, एक कार्बन पे CHO रख दीजिए, फिर यहाँ पर बचेगा बेटा CHOH 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 एंड CH2OH। कार्बन की उसकी वैलेंसी को पूरा करते हुए हमने OH 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 रख दिया, 5 OH हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन हो गई, इसमें लग गया CHO, ये एल्डोज हो गया, 6 कार्बन की रिंग हो गई तो ये हेक्सोज हो गया। ठीक है, ये आ जाता है। फ्रक्टोज में देखो कैसा होता है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, यानी N कितना है 6, और हम इसको क्या बुलाते हैं, हेक्सोज। पर डिफरेंस क्या है कि ये कीटोज है, मतलब इसमें जब आप 6 कार्बन की रिंग बनाएंगे तो आप पहले पर तो अल्डिहाइड रखते हैं, कीटोन रखने के लिए आपको कार्बन नंबर 2 यूज़ करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो, तो इधर आप वैलेंसी पूरा करते हुए OH लगाइए, CH2OH CHOH CHOH CHOH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 OH, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कीटोज, इसीलिए ये कीटोज है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन नंबर 2 पे। ऑब्वियसली आप नंबरिंग कैसे करते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें फंक्शनल ग्रुप जिधर नियरेस्ट है वहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कार्बन नंबर 2 पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इसमें ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। इसी तरह सभी का डिफरेंस होता है, सभी के नाम होते हैं, सभी के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड है। अब आप देखो इसको अगर आपने तोड़ा तो हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाएगा, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आप इसको तोड़ के कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें अब ऐसा कुछ नहीं, वाटर रिमूव कर करके बॉन्ड बनाओ जो आप हाइड्रोलिसिस कर दो। अब आपने इसको तोड़ दिया तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। कार्बोहाइड्रेट कहलाने के लिए कम से कम उसको मोनोसैकेराइड होना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, देखो मोनोमर है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यही है। इसको आप तोड़ेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइटम्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है बेटा आपका मोनोसैकेराइड। ये सब एग्जांपल्स होती हैं मोनोसैकेराइड की, जैसे राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, अब जैसे इसमें फॉर एग्जांपल राइबोज है, राइबोज का स्ट्रक्चर अगर करना चाहें तो राइबोज, चलो अभी राइबोज आगे आएगा। ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इससे बेटा हम डिराइव्ड मोनोसैकेराइड बनाते हैं, इससे हम डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स भी बनाते हैं। मतलब कोई एक बेस मोनोसैकेराइड है, इसमें हमने हल्के से चेंजेस करके कोई दूसरा मोनोसैकेराइड बनाया तो हम उसको डिराइव्ड मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक खास याद रखना है, ये जो राइबोज शुगर है, पेंटोज है राइबोज, इसमें हम एक ऑक्सीजन हटा देते हैं कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, राइबोज में एक ऑक्सीजन हटाने से। इसका रिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। इसका रिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, राइबोज का, तो देखो ऐसा होता है, ऑक्सीजन OH 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 और CH2OH। न्यूक्लिक एसिड में आपने पढ़ा भी है, अभी हमने इसी चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड पढ़ा, उसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज यूज़ किया था, इसीलिए हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। अब कार्बन नंबर लिखे अगर हम, तो इधर से कार्बन नंबर शुरू करते, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4 and this is carbon number 5। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है ना, इसमें से आपको ऑक्सीजन हटा देना है बेटा, बस ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन आपको माइनस कर देना है, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। फिर से ऑक्सीजन के साथ आपकी एक रिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH2OH है। ठीक है, यहाँ पर OH है,
और यहाँ पर ओ, अरे सॉरी, यहाँ पर आपने O हटा दिया तो यहाँ पर बेटा सिर्फ और सिर्फ H रह गया। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको आपने राइबोस कहा था, और ये क्या है, ये है बेटा डीऑक्सी राइबोस, ये है आपका डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है मोनोसैकेराइड्स के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डाइसैकेराइड स्टार्ट करेंगे।